गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके आए हैं 2010 का क्वेश्चन। देख लो और थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो तो जल्दी जल्दी। कहता है फराडे का जो लॉ था, फराडे का सेकंड लॉ जो था वो किससे रिलेटेड था? फराडे का सेकंड लॉ किससे रिलेटेड था? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। याद रखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलता था? ये बोलता था कि W1 बाई E1, W1 बाय W2 इजकल टू क्या हो जाएगा? E1 बाय E2। या इसी को लिख सकते हो W1 बाई E1 बराबर क्या लिख सकते हो? W2 बाई E2। ठीक है, W2 बाई E2। तो फराडे का सेकंड लॉ किससे रिलेटेड था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, हमने बोला था यदि सेम अमाउंट ऑफ करेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में पास किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट सबका डिपॉजिट हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर। समझ में आया? इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट is passed through different electrolyte connected in series, then 1 gram equivalent of each equivalent deposited at their इलेक्ट्रोड W1 बाई E1 इक्वल टू E1 बाई E2। समझ में आ गया? तो इक्विवेलेंट वेट से फराडे का सेकंड लॉ रिलेटेड है। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट याद रखना, CuFeS2। क्या होता है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला? CuFeS2। और इसी से कॉपर निकाला जाता है। ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है, ये कॉपर का ओर है। ठीक है, CuFeS2 ये कॉपर का ओर है जिससे कॉपर निकाला जाता है। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 बताए गए थे। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखा है जो कि रॉन्ग है। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये भी बताया गया था। कायरल कार्बन इन ग्लूकोज कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ग्लूकोज के जगह फ्रुक्टोज रहता तो कितने हो जाते? 3। और ग्लूकोज का फार्मूला किसको याद है? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? CHOH का 4, CH2OH ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 को क्या बोलते हैं? हाँ जी, पिछले लेक्चर में बताया गया था, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का चचेरा भाई। ये आयोडीन धीरे धीरे रिलीज करता है, I2 रिलीज करता है, इसलिए जर्मिसाइडल है, जर्म्स को मारता है। बोले थे वो जब कोई गिरता है तो बीटाडीन लगाया जाता है और बीटाडीन में यही रहता है बेटा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ आयोडीन स्लोली ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन स्लोली। ठीक है, ये धीरे धीरे आयोडीन को रिलीज करता चला जाता है। ठीक है, इधर आओ। लिखता है ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का? CH2OH, CHOH, CH2OH। अब बताओ तुम ही देख के कै गो OH ग्रुप लगा है? 3 गो। तो इसलिए ये टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी मत कहो, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा है ये? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 3 गो OH ग्रुप है, टर्सरी नहीं, ट्राईहाइड्रिक। ये एक ऑप्शन में था टर्सरी, बहुत बच्चा मार के भी आया। आप क्या मारोगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 गो OH है। कहता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कै गो POP बॉन्ड होता है? तो याद करो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? HPO3 का N। ठीक है, HPO3 का N। और इसमें याद रखना 4 गो POP बॉन्ड होता है। कितना POP बॉन्ड होता है? 4 गो। कितना होता है? 4। स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन विथ, स्मेल्टिंग में ऑक्साइड ओर को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? कार्बन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो कार्बन के प्रेजेंस में हीट करना ही क्या कहलाता है? स्मेल्टिंग। ताकि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाए और वो किस में कन्वर्ट कर जाए? मेटल में। ठीक है, उसके बाद उसको शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन विथ कार्बन। क्लोरेमफिनाकोल, जी हाँ भाई साहब, क्लोरेमफिनाकोल एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलिन है ना बेटा, वैसे ही क्लोरेमफिनाकोल है। ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कौन है? लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज बता सकते हो? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? लैक्टोज एक
डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड है तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ग्लैक्टोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। जबकि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है, और सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। याद है? चलिए आगे की बात करते हैं और लेते हैं। जैसे इसका देखो K2NiCN4 का IUPAC नेम लिखना है, बहुत बार सिखाए हैं, याद रखना। टेट्रासाइनाइडो, क्या लिख, पहले तो यहां से शुरू करेंगे बेटा, पोटेशियम। बोले थे ना यहाँ डाई ट्राई टेट्रा मत करना, जो आगे होगा डाई ट्राई लिगेंड में ही करते हैं। तो पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो निकलेट, निकलेट कितना, 4 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया, 2 हो गया। तो पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2 आ गया समझ में। इसका नाम बोलो। यहां तो सब लिगेंड भीतर में है ना। ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपुलेनाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपुलेनाइन। तो यहां कोबाल्ट का नाम में चेंज नहीं करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर आओ, अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन, याद आया क्या, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट, बाद में चार्ज लिख देंगे इसका। बाद आगे क्या है, क्लोराइड, याद आया क्या, याद आया होगा। अब इसका चार्ज लिखना है, देखो 2 माइनस इसका, 1 माइनस इसका चार्ज तो 0 होता है, अब उधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो कितना लिख लेंगे, 3। तो टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इसका नाम हुआ। कहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या फार्मूला होता है, Cu2FeCN6, Cu2FeCN6, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होगा IUPAC ने, कॉपर हेक्सासाइनाइडो फेरेट, कितना, 6 में से कितना घटा दो, 2, तो कितना आ गया, 6 में से इसका 2 प्लस चार्ज मान लो तो 4 हो गया, कितना आ जाएगा, इसका 2 आयन, तो 2। तो कॉपर हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 क्या लिखेंगे, कॉपर हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या फार्मूला होता है, Cu2FeCN6। पर्चमेंट पेपर भी होता है, ठीक है, पर्चमेंट पेपर, मगर इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बाइलेमिन का क्या फार्मूला है, C6H5NC, क्या है, C6H5NC। अच्छा फेरॉन का फार्मूला बताया गया था, CCl2F2, आग बुझाने, फेरॉन CCl2F2 क्या फार्मूला है, CCl2F2, फेरॉन का फार्मूला क्या है, CCl2F2। ल्यूनार कास्टिक बताया गया था, याद करो, AgNO3। हॉर्न सिल्वर कहीं रहे तो क्या होता है, AgCl, याद आया, हॉर्न सिल्वर का क्या होता है, AgCl। ब्लू विट्रियोल का बताए थे, कॉपर सल्फेट 5H2O। ग्रीन विट्रियोल का बताए थे, FeSO4 7H2O। मेरी बात सुनो, ये क्या है, 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन में ऐसा क्या डाल दें कि एक ही NO2 रिड्यूस हो, तो उसके लिए हमको SnHCl डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा बेटे, SnHCl। गलती से भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो दोनों एमीन में बदल जाएगा, दोनों में NH2 लग जाएगा, इसका भी रिडक्शन, इस NO2 का भी रिडक्शन हो जाएगा और इस NO2 का। हमको सेलेक्टिव रिडक्शन कराना है, एक ही का कराना है, तो क्या डालना होगा, SnCl2। आओ इधर, यदि हम बोले कि K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेटल का हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और 6 में भी साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब ऑक्टाहेड्रन बनना है, तो अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाला जैसी पार्टिसिपेट करेगा तो 6 को तो होना चाहिए, तो 2 1 3 और 3 6, तो यही ना हो सकता है, क्या हो सकता है, D2sp3। तो याद रखना K4FeCN6 बहुत फेमस नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 आयन, 2 आयन नहीं लिखो क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, यही ना नाम लिखोगे इसका। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, पूछा गया है इसलिए रट लो, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं, NiCN4 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो,
NiCN4 2 माइनस का, हाँ बाबू सही हो, DsP2। अभी अभी बोले थे NiCO4 का बता दो। NiCO4 में मेटल, कोई भी मेटल कार्बोनिल में निकल का मेटल का जीरो होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3। उसी तरह NiCl4 2 माइनस का बता दो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये बताया जा चुका है। चलो इधर आओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से लाइट के, कोई भी रिएक्शन यदि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। मतलब इसका रेट ना ही हाइड्रोजन पर ना ही क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। विच फॉर्म ज्यूटेरियन आयन, कौन ज्यूटेरियन आयन का फॉर्मेशन करेगा। ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, जो एमिनो एसिड होगा। जो एमिनो एसिड होगा वही क्या बनाएगा, ज्यूटेरियन आयन, क्योंकि उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो देखो यही है, पहचान सकते हो ये कौन है, हाँ बाबू ये ग्लाइसिन है। सबसे सिंपल एमिनो एसिड यही होता है, ग्लाइसिन। सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन होता है, ग्लाइसिन। देख रहे हो, इसमें एक बेसिक पार्ट है और एक कौन पार्ट है, एसिडिक। इसको बढ़िया से यदि हम लिखना चाहें तो कहाँ लिख दें बेटा, यहां पर लिख दें। देखो उसी को हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो इस तरीका से लिखा हुआ है, NH2C ऊपर H नीचे H। अब देख लोगे तो पहचान जाओगे, COH। यही है बेटा, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। ग्लाइसिन के बारे में बताए थे, ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। इसमें कायरल कार्बन क्या होता है, जीरो। तो ऐसा कौन ऐसा एमिनो एसिड होता है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन होता है, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन ही और ज्यूटेरियन आयन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, एमिनो एसिड। तू तो कोई भी एमिनो एसिड करेगा, ठीक है, मगर ये करता है, देख लिए ये एमिनो एसिड ही है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ CO C2H4 2 क्या, NH32। बता सकते हो ये कौन वाला टाइप है, हाँ जी हम पढ़ाए हैं, ये हम पढ़ाए हैं आइसोमेरिज्म में। किसके, कॉम्प्लेक्स के। कौन सा वाला टाइप है, MA2B2 टाइप का। इसमें दो आइसोमर बन सकते हैं ना, एक सिस नहीं बोल सकते हैं, एक सिस और दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांस नहीं बन सकता है, ट्रांस। देख लो भाई, देख लो, तो दो आइसोमर बन गए ना, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल के, दो, सिस और ट्रांस। जरा ये देखो, स्टैंडर्ड EMF दिया हुआ है दोनों का और फाइनल इसका हमको पूछ रहा है। तो देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का यहां क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और आयरन का रिडक्शन। तो क्या फॉर्मूला था मेरे पास, हम कैसे निकालते थे, कोई बताएगा हम कैसे निकालते थे, यहां निकाल देते हैं। देखो हम कैसे निकालते थे, EMF इक्वल टू SOP एनोड का प्लस SRP किसका, कैथोड का। यही ना, SOP एनोड का प्लस SRP कैथोड का। एनोड का ऑक्सीडेशन प्लस कैथोड का रिडक्शन। तो एनोड पर कौन होगा बताओ, एनोड किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू इस्तेमाल करना है 0.76। तो इसका 0.76 इस्तेमाल कर लो और इसका रिडक्शन वैल्यू दूसरे का इस्तेमाल करना है, किसका, जिंक का तो ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन क्या हो गया, -0.41। घटा लो, कितना आ जाएगा, 0.76 0.41 कितना हो गया बेटे, 0.35। कैसा आ गया, प्लस में, मतलब 0.35 प्लस में आ गया समझ में। तो एकदम ये सब हलवा क्वेश्चन है, एक बार बढ़िया से बनाइएगा ना तो सब बन जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में और डाल देंगे, कल तो बहुत सारा लेक्चर डाल देंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। थैंक यू।